अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है कराची से मैमूना ने। मैमूना लिखती हैं कि सर, इस कहानी के दो किरदार सकीना और सलमा, ये दोनों नाम रियल ही रहने दीजिएगा और बाकी जितने भी नाम हैं मैं आपको फर्जी लिख के भेज रही हूं। मैमूना कहती हैं कि मैं कराची में रहती हूं लेकिन मेरे आबाओ अजदाद इंडिया के शहर दिल्ली के साथ मौजूद एक गांव से थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। लेकिन हमारी दादी इस कहानी को ना सिर्फ सुनाते हुए दूर कहीं ख्यालों में खो जाती थी, बल्कि कहानी सुनाते हुए ऐसा लगता था जैसे सारे मंजर उनकी आंखों के सामने चल रहे हों। ये कहानी इंडिया के एक ऐसे गांव की है जहां पे उस वक्त एक नवाबों की हवेली थी। वहीं उनका बेटा सुल्तान, ये तमाम फर्जी नाम है, सिर्फ दो नाम जो उन्होंने रियल बताए हैं मैं रियल बताने जा रहा हूं, सलमा और सकीना। उस हवेली के अंदर जहां नौकर चाकर थे, जहां पूरी एक मुलाजमों की फौज थी, वहीं पे कतार के अंदर बने हुए कई कमरे थे। मेहमानों के लिए एक बड़ा गेस्ट हाउस कह लीजिए या बैठक कह लीजिए, बिल्कुल मेन जो उस घर का दरवाज़ा था उस दरवाजे के साथ ही बनाया गया था। और जब आप उस घर के अंदर दाखिल होते थे तो बहुत बड़ा जहां पे उसका सहन था, उस सहन के आगे ही राइट साइड पे भी एक बहुत बड़ा बरामदा था और बिल्कुल सामने जाके भी एक बहुत बड़ा बरामदा था। लेफ्ट साइड के ऊपर फूल पौधे और मुख्तलिफ इस तरह की क्यारियां शुरू में थी और उसके पीछे एक बागीचा सा था। एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसके अंदर ही बागीचा भी था, बहुत सारे फलों के दरख्त भी थे, बहुत बड़ा सहन था और सहन के उस तरफ बरामदा था और बरामदे के पीछे कमरों की एक कतार बनी हुई थी जो सीधी जाके फिर लेफ्ट साइड को मुड़ते थे। वो कमरे ही थे, जैसे 7 लिखा जाता है ऐसे 7 जो उर्दू का डिजिट है 7 की तरह ऐसे कमरे और बरामदे बने हुए थे। लेकिन शुरू में ही जो बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था जिसको बहुत सजाया गया था वो मेहमानों के लिए था। उनके यहां सिर्फ एक ही औलाद हुई थी, सुल्तान उनका बेटा था, बहुत लाडला। क्योंकि एक ही अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा था, इसलिए माँ बाप ने अपनी दौलत, अपना जो कुछ भी था, अपने बेटे को बचपन से ही इतना प्रोवाइड किया था कि वो कुछ बिगड़ सा भी गया था। वालिदैन ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी की थी, उसके अंदर बहुत अच्छी आदत भी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो बिगड़ा हुआ ज़रूर था। सुल्तान की वालदा की ख्वाहिश थी कि उसके लिए एक ऐसी लड़की का रिश्ता ढूंढा जाए जो अमीर घर से ना हो, लेकिन बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही अदब आदाब वाली और बहुत खूबसूरत लड़की हो। यूं रिश्ता ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे रजिया के घर। रजिया का घर कोई इतना अमीर घर नहीं था, ठीक है, खुदा का दिया, उनके पास सब कुछ था, लेकिन कहाँ नवाब और कहाँ रजिया का घर। लेकिन रजिया के माँ बाप ने रजिया को इतनी अच्छी तालीम दी थी, जहाँ खुदा ने रजिया को हसीनो जमील हुस्न से नवाजा था, वहीं पे अदब आदाब ऐसा कूट कूट के उसके अंदर भरा था कि ना सिर्फ वो जवानी से ही 16 साल तक वो तहज्जुद गुजार हो चुकी थी, जहाँ वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती, वहीं बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। और पूरे इलाके के अंदर चर्चा था कि जितनी उस लड़की के अंदर खूबसूरती है उतनी हया भी है, उतना ही वो सीरत की भी पाक है। और ये खूबसूरती और सीरत की पाकी सुल्तान के वालिदैन को भी इस घर में ले आई। जब उन्होंने रजिया को देखा तो सुल्तान की वालदा ने देखते ही कह दिया, मुझे यही बहू चाहिए, इतना हसीन व जमील। लेकिन जैसे ही वो सामने आई तो और दिल खुश हो गया। उसके चलना, चाल ढाल, बोलना बताता था कि वाकई जैसे सुन के आए थे वैसा ही था। यूं नवाबों ने फौरी तौर पे रिश्ता मांग लिया। रजिया के वालिदैन हैरान हो गए, इतने बड़े घर से उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया था। उन्होंने हाँ कर दी।
यूं रज़िया की सुल्तान से शादी हो गई। अब क्योंकि ये लोग इतना अमीर नहीं थे रज़िया के घर वाले, तो इसलिए सुल्तान की फैमिली ने काफ़ी शादी के मौके पे इनको सपोर्ट की। बहुत सारे अखराजात उन्होंने बाजिद हो के उठाए कि हमें पता है आप सादगी मतलब इतना आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हमारा अकलौता ही बेटा है, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सो सुल्तान के वालिदैन ने ज़बरदस्ती करके इस शादी को इस अंदाज में धूमधाम से किया कि लड़की के यहाँ भी सब कुछ वो मौजूद था जो नवाबों के यहाँ होता है, और ये सारा खर्चा सुल्तान के वालिदैन ने उठाया। रज़िया डोली में सवार होके अपने पिया देश सुधार गई। जब उस दुल्हन के कमरे में सारे आहिस्ता आहिस्ता मुबारकबाद देते देते रिश्तेदार अपने अपने घरों को जाने लगे, तो वो लम्हा आ पहुंचा जब रज़िया इंतज़ार में थी कि अब कमरे का दरवाज़ा खुलेगा और मेरे ख्वाबों का शहज़ादा अंदर दाखिल होगा। और ऐसा ही हुआ कि जब उस शहज़ादे ने बेड पे आके बैठ के उसका घूंघट उठाया और जैसे ही पहली दफ़ा रज़िया ने सुल्तान को देखा, तो वो भी देखती ही रह गई कि खुदा कैसा मेहरबान हुआ है उसके ऊपर, ऐसा हसीनो जवील नौजवान उसके हिस्से में आया है। और सुल्तान भी अपनी बीवी को देखते ही देखता रह गया। उसने सोचा नहीं था कि रज़िया इतनी खूबसूरत होगी। यूं रज़िया और सुल्तान अपनी ज़िंदगी के दिन इस अंदाज में गुजारने लगे कि आहिस्ता आहिस्ता रज़िया को अंदाज़ा हुआ कि सुल्तान के माँ बाप तो बहुत ही नेक सीरत हैं, लेकिन बेटा कुछ बिगड़ चुका है। रज़िया अपने शौहर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुल्तान कहता नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में मुदाखलत मत करो। ऐसा नहीं था कि सुल्तान बहुत बुरा था, वो बहुत अच्छा भी था, लेकिन कुछ आदत ऐसी थीं जो रज़िया को बहुत बुरी लगती थी। और सुल्तान के वालिदैन ने भी रज़िया से कह दिया था, अब ये तुम्हारे हवाले है, शायद हमारे लाड प्यार ने इसको कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन क्योंकि तुम अब इसकी ज़ौजा हो, तुम इसको बदल सकती हो अपने इखलाक से, अपने प्यार से। अब ये घर, ये ज़मीनें, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारी आने वाली नस्लों का। रज़िया अपनी तरफ से कोशिश करती, उसने पूरे घर को संभाल लिया था, नौकर चाकर सब अब रज़िया की मानते थे, सारे उससे खुश थे। उस घर के अंदर एक और हस्ती रज़िया, जिसको अब रज़िया बेगम कहा जाता था, बेगम साहिबा पुकारते थे। मुलाजिम औरतें मर्द सारे इज्जत से देखते थे, खुश थे कि वो बहुत ही अच्छी थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। सुल्तान के वालिदैन को ख्वाहिश थी कि वो अपने ज़िंदगी में ही सुल्तान की औलाद को देख सकें, लेकिन शादी को 2 साल हो चुके थे, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। फिक्र लाहक हुई वालिदैन को कि हमारे पास शायद ज़्यादा टाइम ना हो, हम ज़्यादा लंबी उम्र ना जी सकें, बस हर सूरत अपने बेटे की औलाद को देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही सुल्तान ने बहुत देर कर दी थी। उस दौर में 19-20 साल 21 साल में शादी कर लेते थे। सुल्तान ने 25 साल की उम्र में शादी की थी और रज़िया उससे काफ़ी उम्र में छोटी थी। इलाज शुरू हुआ, 2 साल से 3 साल हो गए, कहीं पे भी उन्होंने जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे कोई हकीम, कोई टोटका कुछ भी बताता, सुल्तान के वालिदैन उस पर अमल कराते, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। वहीं पे रज़िया की ही एक बहन, जिसकी रज़िया से पहले शादी हो चुकी थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई और उसकी एक 4 साल की बेटी थी। और जब वो अल्लाह को प्यारी हुई तो रज़िया, उसकी सास उसी घर में बैठे थे जहाँ पे मातम बिछा था, माँ मर चुकी थी, 4 साल की उसकी बच्ची भी रो रही थी। तो रज़िया ने उसके सर पे हाथ रखा और इस अंदाज में उसको देखना शुरू हो गया कि इसको कौन पालेगा, अब इसका क्या बनेगा। तो वहीं पे रज़िया की सास ने कहा, रज़िया इसको अपने घर ले चलो, इसको माँ मिल गई है, तुम ही इसकी माँ हो। रज़िया ने इस अंदाज में सास की तरफ देखा जैसे इजाज़त चाह रही हो, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा, आप कह तो रही हैं क्या मैं इसको अपने घर ले जाऊं। उसने कहा हाँ, और यूं उस बच्ची को रज़िया अपने घर में ले आई। जहां रज़िया खूबसूरत थी,
तो रज़िया की बहन भी खूबसूरत थी और उसकी बेटी भी, जिसका नाम यहाँ पे रेयल बताया गया है, जैसे मैंने आपको कहा सकीना। सकीना भी बहुत खूबसूरत थी। अब उस हवेली के अंदर मुसलसल कोशिश हो रही थी कि रज़िया के यहाँ औलाद हो जाए। शोहर भी अब बीवी से थोड़ा सा लापरवाह सा होता जाता था, इज्जत करता लापरवाह सा होता जाता। वक्त ऐसा गुजरा कि सुल्तान के वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए। अब सकीना भी 9 साल की हो चुकी थी और अभी तक इस घर के अंदर औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी। वो सुल्तान जो माँ बाप के होते हुए कुछ इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं था, वालिदैन के चले जाने के बाद तो वो ऐसा ही बिगड़ गया कि घर बहुत लेट आता, कम आता। लेकिन घर के सारे मामलात रज़िया ने इस अंदाज में संभाल लिए थे कि सुल्तान भी जानता था कि सब कुछ रज़िया के हाथ में, उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। रज़िया जब भी कोशिश करती, उसको मौका मिलता, जहाँ कोई गरीब, जहाँ कोई ऐसा जो हकदार होता, उसकी मदद करती। कोई सदा लगाता घर के बाहर तो भाग के नौकरों से कहती इसको बुला के लाओ, इसको खाना खिलाओ और उसकी मदद करो। बाहर निकलती तो जो उसके बस में होता गरीबों की मदद करती। वो वाकई एक नेक दिल खातून थी। वहीं पे एक दिन वो घर से बाहर निकलने लगी तो बाहर किसी ने सदा लगाई, है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे को खाना खिला दे। रज़िया जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली तो वो फकीर खड़ा था। उसने फकीर को देखा। उसने सब्ज कलर का चोला सा, लंबा सा कमीज सा पहन रखा था, पेवंद लगे हुए थे, मुख्तलिफ टुकड़े उसको लगे हुए थे, हाथ में कासा सा था, गले में मालाएं पहनी थी, बड़े बड़े बाल थे। उसने रज़िया को जैसे ही घर से बाहर निकलता देखा, आगे से हट गया रास्ता देने के लिए। जान गया कि जल्दी में हैं, कहीं जाने लगी हैं, लेकिन वो रुक सी गई। कहा नहीं, बेशक हमें जल्दी है, किसी ने सदा लगाई है, अल्लाह का बंदा आया है, हम बाद में चलेंगे, पहले इसको खाना खिलाते हैं। वो खुद से अंदर गई और उसके लिए खाना लेके आई, उसको बिठाया और बिठा के खाना खिलाया। वो फकीर देखता रहा, मुस्कुराता रहा और जब खाना खा चुका तो कहा, अल्लाह ने तेरी गोद हरी करनी है, तेरी गोद तो हरी हो जाएगी, मैं फिर आऊंगा। ये कहा और एक नारा लगाता हुआ उस घर से इस अंदाज में चल पड़ा जैसे पेट भर के खाना खा के कोई खुदा का शुक्र अदा करता है। वाह मेरे मालिक, वाह मेरे मौला, वाह मेरे मालिक, वाह मेरे मौला, एक सदा लगाता हुआ, झूमता हुआ वहां से चला गया। रज़िया हैरान हुई, कैसी बातें करके गया है। गोद हरी वाली बात तो उसको खुशी दे गई थी। हाँ, वो कोई सचमुच का मलंग था, कोई दरवेश था, कोई फकीर था, सब चुगा पहन के आया था, चला गया। और ऐसा ही हुआ, रज़िया के हां औलाद की उम्मीद पैदा हो गई, वो मां बनने वाली थी। वहीं पे सकीना जो पहले से उस घर में रह रही थी, जिसकी उम्र 10 साल हो चुकी थी, वो अब उस घर की शहजादी थी। नौकर चाकर की पूरी फौज उसकी इस अंदाज में खिदमत करती कि वो अब इस घर की बेटी थी। उसको रज़िया की बेटी ही समझा जाता और वो बड़े फख्र से इधर उधर फिरती थी, सारा कुछ करती थी। और जब रज़िया को मालूम हुआ वो मां बनने वाली है, वो बहुत खुश थी कि वो मां बनने वाली है। उसके यहां बेटी तो थी सकीना नाम की, लेकिन अब उसकी अपनी बेटी होने वाली थी। और यूं खुदा ने उसको एक चांद सी बेटी अता की, जिसका नाम उसने सलमा रखा। ये रियल नेम है, सकीना भी और सलमा भी। उसने उसका नाम सलमा रखा। सलमा वाकई बहुत खूबसूरत थी। बचपन में ही कोई उसको देखता और देखता ही रह जाता। वो पूरी नौकर चाकर की जितनी भी फौज जो सकीना की खिदमत करने में लगी हुई थी, अब सबकी तवज्जो सलमा की तरफ हो गई थी। और शायद सकीना ने कुछ बातें करते हुए भी नौकरों को सुन लिया था कि जो सकीना है तो बहन की बेटी ना, असल तो यही वारिस है जो सलमा है। हां, सकीना भी खूबसूरत है, लेकिन सलमा तो चांद का टुकड़ा है। ऐसी बातें वो छुप छुप के जब सुनती और तो नौकर देखते कि वो आ रही है तो वो जल्दी से
चुप हो जाते। लेकिन उसको एक बात समझ आनी शुरू हो गई थी 10 साल 11 साल की उम्र में ही, कि इसके आने से मेरी तवज्जो कम हो गई है, सबकी तवज्जो सलमा की तरफ जा रही है। अब वक्त बढ़ रहा था, सलमा बड़ी हो रही थी, लेकिन सकीना के दिल में एक आग सी जल उठी थी कि सबकी तवज्जो सलमा है, मेरी तवज्जो कम हो गई है। जब भी किसी घर के अंदर कोई बच्चा हो, उसको तवज्जो मिल रही होती है और देखते हैं कि वो एक और बेटा या बेटी पैदा हो गया, तवज्जो उसकी तरफ चली गई है, तो उसके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है। लेकिन उसकी जेलसी इसलिए थी क्योंकि वो सगी बेटी नहीं थी, वो तो बहन की बेटी थी, और वो बहुत खुश थी कि वही वारिस है। लेकिन अब तो हकीकी वारिस आ गई थी। लेकिन सकीना के अंदर एक आग सी जल उठी। रजिया मस्त सी हो गई, खो सी गई। बेटी उसको खुदा ने दे दी थी, पहले भी उसके पास बेटी थी, वो सकीना को बेटियों से बढ़ के चाहती थी। लेकिन अब उसके यहां भी बेटी हो गई थी। मां जो थी, दूसरी बेटी उसको कहती है मेरी दूसरी बेटी है, पहली बेटी मेरी सकीना है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। वो चांद सी लड़की 4 साल की हो गई, चलना शुरू हो गई, दौड़ना शुरू हो गई, अपनी बहन के साथ खेलती। लेकिन उसकी बहन उसके साथ सकीना खेलती तो सही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जेलसी महसूस करती। और ये बात नौकर भी महसूस कर चुके थे कि माँ ने, रजिया ने जो तरबियत की थी सकीना की, वो बहुत अच्छी की थी, लेकिन सकीना के अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था। शायद अपनी माँ की या बाप की फितरत पे गई थी। और जब वो 4 साल की हो गई तो अपनी माँ के साथ ही सोती थी। रजिया सलमा को हर वक्त अपने साथ लेके फिरती। और 4 साल की उम्र में पहला वाकया उस वक्त हुआ जब सलमा अपनी मां के साथ बिस्तर पे रात को सो रही थी। ये आधी रात थी। बाप भी कमरे में सोया हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो उसका बाप गहरी ऐसी नींद सोया था कि जोर जोर से खराटे ले रहा था। मां भी खामोशी से बगैर खराटे लिए सो रही थी कि उसकी आंख ऐसे खुली जैसे उसको बेचैनी सी महसूस थी। वो बच्ची थी 4 साल की, क्यों मेरी आंख खुल गई है। कुछ देर वो जागती रही, लेकिन उसको घबराहट महसूस होगी। उसको ऐसा लगा कि कमरे के अंदर मध्यम सी रोशनी तो है, लेकिन फिर भी उसको डर लगना शुरू हो गया। उसको ऐसा महसूस हुआ उसके पांव के पास कोई है। ये ख्याल आते ही उसने अपने पांव की तरफ देखा और उसको वहीं पे एक ह्योला सा महसूस हुआ। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। वहां पे बिल्कुल एक ह्योला तो था। ये किस चीज का ह्योला था? उसने देखा, इधर उधर देखा, उसको कोई ह्योला नजर ना आया, लेकिन हां कोई ह्योला था। वो अपने बिस्तर से नीचे उतर गई। उसने हर तरफ झांक के देखा, लेकिन उसको कुछ भी ना मिला। उसने कहा शायद मेरा वहम है, और वो फिर बिस्तर पर लेट गई। लेकिन अभी लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसको लगा उसके सर के पीछे वाली साइड पे कोई है। वो एकदम से उसने देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई। लाल सुर्ख छोटी छोटी आंखें थीं जो उसके ऊपर झुकी हुई थीं, और जैसे ही उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया, जैसे उसको महसूस हुआ पीछे कोई है, उसने ऊपर किया तो एकदम से सिर्फ उसको आंखें नजर आई, लाल सुर्ख सी आंखें, और उस बच्ची के मुंह से चीख निकल गई। और जैसे ही चीख निकली तो उसकी मां एकदम से उठ गई। क्या हुआ मेरी लाल? तो वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, कांप रही थी। मां ने उससे पूछा तो उसने कहा शायद नींद में डर गई है, बच्ची है। वो भी मां को सही तरीके बता ना सकी कि मैंने क्या देखा है। उधर उसकी बहन जो अब बड़ी हो चुकी थी, जिसके अंदर इतनी ज्यादा जेलसी पैदा हो चुकी थी, वो अब सोचना शुरू हो गई थी कि ऐसा क्या नहीं हो सकता कि मैं कुछ ऐसा करूं। वहीं पे उसी हवेली के अंदर रहते हुए एक नौकरानी ऐसी थी जो उसकी हम जहन थी, हम मिजाज थी। उसके साथ उसकी बहुत यारी हो गई थी और वही ज्यादा उसका दिमाग भड़काती थी। उसने सकीना से कहा, अगर आप रानी हैं इस घर की, आप ही रानी हैं, लेकिन अगर ये रास्ते से हट जाए तो सब कुछ आपका है। वो इसलिए उसको पसंद करती थी सकीना कि वो उसको हर वक्त इसी तरह की बात करती थी, रानी तो आप हैं, वो तो एवं ही है सलमा, ये सारे पागल हैं। जो हुस्न आपके अंदर है, जो खूबसूरती आपके अंदर है, वो कहाँ आपका और
सकीन रानी का मुकाबला, आपका और सलमा का तो मुकाबला ही नहीं है। वो उसकी ऐसी झूठी तारीफ़ें करती और सकीना हर वक्त उससे जुड़ी रहती और उसके कान भरती कि अगर आप इसको किसी तरीके रास्ते से हटा दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सकीना ने उससे कहा, क्या तू मेरे लिए काम कर सकती है? मैं तुझे इतना पैसा दूंगी। उसने कहा, बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उसने कहा, रात को जब सलमा सो रही हो तो क्या तुम उसका गला दबा सकती हो? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो सकीना उसे बोली, मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगी, कुछ भी नहीं होगा। हां, मां और बाप को मैं ऐसी नशा आवर चीज पिला दूंगी, वो नहीं जागेंगे। तुम घबराओ मत, वो ऐसी गहरी नींद सो रहे होंगे कि तुम जाओगी, कुछ भी नहीं होगा। उसने उसको इस तरह की तसल्ली दी कि वो दोनों तैयार हो गई और यूं दोनों, सकीना ने अपनी मां और बाप को, उस दिन बाप भी घर पे था, इस अंदाज में नशा आवर चीज पिलाई कि दोनों गहरी नींद सो गए। सकीना अपने कमरे में जाके लेट गई और नौकरानी को उसने समझा दिया था कि कैसे जाके उसकी गर्दन दबानी है। नौकरानी दबे कदमों चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे के अंदर दाखिल हुई। रजिया और उसका शौहर सुल्तान गहरी नींद सो रहे थे, जिससे अंदाजा होता था कि वाकई नशा अपना काम कर चुका है। वो आहिस्ता से चलती हुई जैसे ही सलमा के करीब पहुंची, कुछ देर तो खड़ी रही और उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ आगे इस अंदाज में फैलाए कि वो उसकी गर्दन दबा सके। तभी उसी लम्हे गहरी नींद सलमा के पीछे से श्श की एक आवाज आई और वहीं पे एक फन फैलाए सांप बैठा हुआ था। काला स्याह एक शीशनाग सांप फन फैलाए उसके सर के नीचे से निकला और इस अंदाज में नौकरानी को घूरने लगा कि वो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उसको डस लेगा।